मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि जहां इस सदन के अंदर जय जवान जय किसान की बात की गई, एक माननीय सदस्य ने और प्रधानमंत्री जी ने कहा, उसको दोहराया कि जय विज्ञान भी, बहुत अच्छी बात। वैक्सीन्स आ गई, उपलब्धि है, लोगों को लगे। अभी जो टीकाकरण हो रहा है, मैंने उसको कैलकुलेट किया तो जो 30 करोड़ लोगों को लगाना है 7 साल लगेंगे, 7। तो सरकार इस पे गौर करे, सिर्फ कह देने से नहीं। फिर जो विज्ञान की बात है, ये विज्ञान आज नहीं आया, ये विज्ञान 1950 से शुरू हो गया था, 1951 से। दशकों लगे हैं ये संस्थाएं बनने में। पहली IIT खड़गपुर में 1951 में बन गई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस 50 के दशक में बन गया था। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी 1954 में बन गया था। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस 50 के दशक में बन गया था। कौन थे प्रधानमंत्री? नाम अच्छा नहीं लगता और उनकी सोच। विज्ञान की बात होती है, इस देश को साइंटिफिक टेम्परामेंट दिया तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। स्पेस रिसर्च सेंटर जो ट्रॉम्बे में कब बना? 1957 में। आर्यभट्ट कब गया? 1975 में। पहला सैटेलाइट, कौन थी प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी। पहला परमाणु विस्फोट कब हुआ? 1974 में पोखरण में। देश में, आजाद देश में निरंतरता होती है, सरकारें आती हैं जाती हैं, देश काम करता रहता है, देश की संस्थाएं काम करती रहती हैं। उस उपलब्धियों को पूरे भारत को गर्व है, पर कोई भी उसको कहे कि हमारे से पहले नहीं हुआ। मेरे को हैरत हुई ये सुन के इस सदन के अंदर कि पहले सिर्फ 303 की बंदूक चलती थी, तोप नहीं थी, फला नहीं था। अरे बांग्लादेश को याद करो, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगर सबसे बड़ी जीत किसी फौज की हुई, हिंदुस्तान की फौज की हुई। 1 लाख पाकिस्तानियों के आत्मसमर्पण किया। कई बार यह बात आती है हमारे प्रतिपक्ष के विद्वान वक्ताओं के मुंह से कि भाई आप तो ये कहते हैं कि सब मोदी जी की सरकार ने किया है और बाकी पिछली सरकारों ने कुछ भी नहीं किया। मैं इस मामले में ध्यान दिलाना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का आरोप लगाना उचित नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने सेंट्रल हॉल के अपने पहले भाषण में, जब उनको नेता पहले कार्यकाल में चुना जा रहा था तब भी, और 15 अगस्त के लाल किले से दिए जाने वाले उद्बोधन में भी उन्होंने यह कहा था जोर देकर कि मेरे पूर्व की जितनी सरकारें हैं उन सब सरकारों का योगदान देश के विकास में अपने अपने समय पर रहा है। और इसलिए इतनी बड़ी लोकतांत्रिक यात्रा और इतना बड़ा देश और उसकी प्रगति, उस मामले में ऐसा सोच न तो नरेंद्र मोदी जी का है और ना ही नरेंद्र मोदी जी की सरकार का है और ना आने वाले कल में रहेगा। लेकिन स्वाभाविक रूप से यह तो सच है कि जो काम नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में होगा, जिस ऊर्जा से होगा, जिस गति से होगा, जिस पारदर्शिता से होगा, जिस दृढ़ संकल्प से होगा, तो उसका उल्लेख तो हम लोग भी करेंगे और आप भी हाउस में नहीं करोगे, लेकिन व्यक्तिगत बातचीत में तो आप सबको भी एहसास होगा ही कि ठीक हो रहा है। तो इसलिए इस प्रकार का सोच मुझे लगता है उपयुक्त नहीं है। ये आप कृषि के कानून क्यों लाए? ऑर्डिनेंस के माध्यम से क्यों लाए? क्या कहता है भारत का संविधान? आर्टिकल 123 क्या कहता है? ऑर्डिनेंस कैन बी ब्रॉट on the satisfaction of the president that circumstances exist rendering it necessary for him to take immediate action. यहां महामारी में, लॉकडाउन में ऑर्डिनेंस आया, इसको कैसे आप कह सकते हैं संवैधानिक बात हुई है?
पार्लियामेंट की जांच परख ना हो, स्टैंडिंग कमेटी में ना जाए, सिलेक्ट कमेटी में ना जाए, किसी से बात नहीं करी, राज्यों से बात नहीं करी, आम सहमति नहीं बनी। अब कहते हैं आंदोलन क्यों हो रहा है, हम लोग क्यों विरोध करते हैं। इस सदन ने देखा कैसे पास हुआ। माननीय, मैं क्षमा चाहता हूं अपनी ये शब्द बोलते हुए, हर नियम का उल्लंघन हुआ है। वो काला दिन था भारत की संसद के लिए, जिस तरीके से हम बिखरे हुए बैठे हैं अलग अलग जगह पर, महामारी में ऑर्डिनेंस लाओ और उस तरीके से पास करो, किसी की आवाज ना सुनो, ये प्रजातंत्र नहीं है। मैं आज आपसे फिर कहता हूं, हाथ जोड़कर अपील करता हूं, कृपा करके आत्मचिंतन करिए, प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाइए, वापिस करिए इन कानूनों को। 3 कृषि सुधार कानूनों की बात इस समय ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रतिपक्ष के सभी मेंबर्स को भी। उन सब ने किसान आंदोलन पर भी चिंता की, किसान आंदोलन के लिए जो सरकार को कोसना आवश्यक था उसमें भी कोई कंजूसी नहीं की और कानूनों को काले कानून भी जोर देकर कहा। लेकिन मैं आज़ाद साहब और आनंद भाई आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसान यूनियन से भी 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। लेकिन मुझे वहाँ भी मालूम नहीं पड़ा। और जब प्रतिपक्ष के मेंबर्स ने भी, दीपेंद्र भाई आपका भी भाषण मैंने सुना, तो मैंने गौर से सुना कि कानून खराब है, कानून को रिपील कर दीजिए, वो हो ही जाएंगे और ऐसा वैसा सब लोगों ने अपनी बात की और करना भी चाहिए उन्हें। लेकिन कानून के प्रावधान को यह किसान के प्रतिकूल है, यह कम से कम किसी ने बताने की कोशिश नहीं की। मैं सर आपके सामने ही बैठा हुआ था। दूसरा, मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि हम लोगों ने ट्रेड एक्ट बनाया। ट्रेड एक्ट में ये प्रावधान किया कि एपीएमसी के बाहर जो एरिया होगा वो ट्रेड एरिया होगा। वो किसान का घर भी हो सकता है, वो किसान का वेयर हाउस भी हो सकता है, उसका खेत भी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान के लिए किसी भी कीमत पर किसान वहाँ से अपने उत्पादन को बेच सकने के लिए स्वतंत्र है, ये हमारा एक्ट इजाज़त देता है। एपीएमसी के बाहर अगर कोई ट्रेड होगा तो उस पर किसी भी प्रकार का ना तो राज्य का टैक्स लगेगा ना केंद्र का टैक्स लगेगा। अब एपीएमसी के भीतर राज्य सरकार का टैक्स है, एपीएमसी के बाहर केंद्र सरकार का एक्ट है। केंद्र सरकार का एक्ट टैक्स को खत्म करता है और राज्य सरकार का जो एक्ट है वो टैक्स देने के लिए बाध्य करता है। तो मैं आपके माध्यम से किसानों को भी पूछना चाहता हूं और विशेष रूप से पंजाब के किसानों को भी पूछना चाहता हूं। उनके यहाँ थोड़ी परिस्थितियां अलग हैं, आड़तिया का कमीशन अलग है, बाकी सब चीज़ें अलग हैं, लेकिन हमने टैक्स को फ्री किया और राज्य सरकार टैक्स ले रही है। तो जो टैक्स ले रहा है और लगा रहा है और बढ़ा रहा है, आंदोलन उसके खिलाफ होना चाहिए या जो टैक्स फ्री कर रहा है उसके खिलाफ होना चाहिए। लेकिन अब देश में उल्टी गंगा बह रही है और मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से किसान बंधुओं को भी कहना चाहता हूं और प्रतिपक्ष के मित्रों को भी कहना चाहता हूं, भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पूरी तरह किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है, किसानों के प्रति समर्पित है। किसान आंदोलन के लिए हम लोगों ने लगातार उनको सम्मान देने की कोशिश की है, 12 बार ससम्मान बुलाकर बातचीत की है, एक शब्द भी हमने उनके बारे में इधर उधर नहीं बोला, संवेदनशीलता के साथ विचार किया है। लेकिन हमने ये जरूर कहा है कि आप प्रावधान में कहाँ गलती है
विनम्रता पूर्वक हमारा ध्यान आकर्षित करिए। हमने जो उनकी भावना के अंतर्गत जिन बिंदुओं को चिन्हित किया जा सकता था उनको भी चिन्हित करके बताया कि हमको आपकी लगती है कि आपको यह शंका है कि एपीएमसी खत्म हो जाएगी, तो हम इस पर विचार करते हैं। एपीएमसी खत्म नहीं होगी। हमने एक के बाद एक उनको प्रस्ताव देने का भी प्रयत्न किया, लेकिन मैंने साथ में यह भी कहा कि अगर हम भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है, इसके मायने ये नहीं लगाना चाहिए कि किसान कानून में कोई गलती है, लेकिन किसान आंदोलन पर है। पूरे एक राज्य में गलत फहमी का शिकार हैं लोग। एक ही राज्य का मसला है। Please don't interfere. Let him speak. Please don't. We are very short on time. सभापति महोदय, किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि ये कानून आपकी जमीन को ले जाएंगे। मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट में कोई एक प्रावधान बताए, कोई एक प्रावधान बताए। खड़गे जी, खड़गे जी दुनिया जानती है, खड़गे जी दुनिया जानती है, पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। और इसलिए मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट का कौन सा प्रावधान है जो प्रावधान किसी भी व्यापारी को उस किसान की जमीन छीनने की इजाजत देता है? लेकिन लोगों को भड़काया जा रहा है, जमीन चली जाएगी। No, please, no comments from either side. No comments, please. Let the honorable minister speak. जहां पर भी एक्ट में अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रावधान किया है, कॉन्ट्रैक्ट मूल्य का प्रावधान किया है, कॉन्ट्रैक्ट मूल्य से फसल का मूल्य बढ़ेगा सीजन पर, तो उसका बोनस के रूप में हिस्सा किसान को मिलेगा, ये प्रावधान किया गया है। और किसान इस एक्ट से कभी भी बाहर हो सकता है। व्यापारी कभी भी बिना पैसे दिए इस एक्ट से बाहर नहीं हो सकता। और मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, पंजाब सरकार का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट उठाइए, हरियाणा सरकार का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट उठाइए। और वो तो हुड्डा जी के समय ही पारित हुआ था, और आज अरे प्लीज, excuse me, please, he is not yielding. He is not yielding, so please. दीपेंद्र भाई, दीपेंद्र भाई प्लीज, अरे मुझे स्पष्ट तो करने दीजिए। You still have a member. You can speak. He can reply later. नहीं, आपका नहीं लिया मैंने। माननीय सभापति महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इन राज्यों के अभी लगभग 20-22 राज्य ऐसे हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ने के लिए नया एक्ट बनाया है या उन्होंने एपीएमसी में शामिल किया है। नहीं We are already very tight on time. दीपेंद्र भाई, let him finish. You still have a member to speak. He can reply in that. Honorable Minister, please continue. Honorable Minister, please continue. रूल 6 में एपीएमसी में अमेंडमेंट हुआ हरियाणा में, मगर उसके साथ-साथ ये प्रावधान बना कि अगर एमएसपी से नीचे कोई प्राइवेट कंपनी अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में खरीद सकती है तो कानूनी कार्रवाई और सजा होगी। आप सजा का प्रावधान करें। ठीक है दीपेंद्र भाई, आपकी बात आ गई, लेकिन मैं कुल देखिए दीपेंद्र जी, सवाल इसका नहीं है कि उस एक्ट में क्या लिखा है, सवाल इसका है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है या नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट कब बना, और उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में अगर किसान गलती करेगा
तो किसान को जेल जाना पड़ेगा। ये प्रावधान पंजाब के एक्ट में है और ये पंजाब सरकार के एक्ट में है। और जो भारत सरकार ने एक्ट बनाया है उसमें किसान कभी भी बाहर हो सकता है। आप झूठ बोलेंगे तो हम सुनेंगे नहीं। देखिए सजा जेल का प्रावधान। Honorable member. दीपेन जी मैं ये एक्ट बता सकता हूं आपको, पंजाब सरकार का एक्ट बता सकता हूं। पंजाब सरकार के एक्ट में किसान को जेल जाने का प्रावधान है और अगर वो नहीं देगा तो 5 लाख रुपए तक का जुर्माना का भी प्रावधान है। लेकिन भारत सरकार का एक्ट